कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सुंदरपुर नाम के गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। नंदिनी के पिता शिवराम में खेती का काम करके अपना गुजारा किया करते थे। नंदिनी छोटी थी तभी उसकी माँ चल बसी थी। तब से शिवराम उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की शिवराम की इच्छा थी। एक दिन गांव में चोर घुस आए थे। वो लोगों के घरों में जाकर जेवर पैसे आदि लूटा करते थे। एक दिन रात को चोर शिवराम के घर पर आए। वो दबे पांव अंदर आ रहे थे, तभी आवाज आने के कारण नंदिनी की नींद खुल गई और नंदिनी उन्हें सिर्फ देख रही थी। चोर घर का सामान इधर से उधर फेंक रहे थे। उन्होंने पैसे और कुछ जवाहरात जमा किए और वो भागने लगे। तभी नंदिनी ने जोर से चिल्लाई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। उसकी आवाज सुन शिवराम नींद से उठ जाता है। तभी उसे उसके घर में चोर दिखाई देते हैं। वो जल्दी जल्दी में जोर जोर से पड़ोसियों को आवाज देता है, चोर चोर पकड़ो, हमारे घर में चोर है। शिवराम की आवाज सुन सभी पड़ोसी नींद से उठ जाते हैं। ये सब देख चोर सब सामान लेकर घर के पिछले वाले दरवाजे से भाग जाते हैं। उनका शिवराम पीछा करता है, मगर वो चोर शिवराम को एक पत्थर उठाकर मारते हैं। वो पत्थर शिवराम के सर पर लगने की वजह से शिवराम वही बेहोश पड़ जाता है। ये देख नंदिनी वहाँ चिल्लाते हुए आती है। तभी सभी चोर वहाँ से भाग गए थे। अब पड़ोसी आकर शिवराम को अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। शिवराम को सर पर लगने की वजह से गहरी चोट आई थी। शिवराम दवाइयाँ लेकर पुलिस स्टेशन में चोरी की कंप्लेंट करने के लिए जाता है। शिवराम पुलिस से, नमस्ते साहब। नमस्ते, तुम्हारे सर को क्या लगा है? साहब, मेरे घर पर चोरी हुई है। उसी चोरों ने मुझे पत्थर मारकर जख्मी किया है। मेरी कंप्लेंट लिखवा लीजिए साहब। ठीक है, मगर तुमने चोरों का चेहरा देखा है क्या? नहीं साहब, इतनी रात में मैं उनके चेहरे ठीक से नहीं पहचान पाया। ठीक है, जैसे ही हमें पता लगता है हम तुम्हारा सारा सामान ला देंगे। तुम्हारी कंप्लेंट लिखवा दो। ऐसा कहकर पुलिस कंप्लेंट लिखवाकर अपना काम करने चले जाते हैं। शिवराम अपनी कंप्लेंट लिखवाकर घर चला आता है। घर आते ही नंदिनी बहुत रोने लगी और उसके पिताजी से, पिताजी, उन चोरों का कुछ पता चला? उन्हें कब पकड़ने वाले हैं? नंदिनी बेटा, मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट की है। पुलिस वाले अब चोरों को पकड़ने ही वाले होंगे। जब पुलिस वाले उनको पकड़ेंगे तो हमें कॉल करके बताएंगे। ऐसा कहकर शिवराम अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। अब नंदिनी को पता चलता है कि चोर अभी तक पकड़े नहीं गए थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर चोरों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए नंदिनी शिवराम से, पिताजी, वो चोर कब पकड़े जाएंगे? मुझे नहीं लगता बेटी कि अब वो चोर पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब तक पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया होता और अभी तक पुलिस वालों का कोई फोन भी नहीं आया। इसका मतलब पुलिस वालों ने उन्हें नहीं पकड़ा। पुलिस के हाथों वो चोर लगे ही नहीं, वो भाग गए होंगे बेटी। पिताजी, मैं बड़ी बनकर पुलिस अफसर बनूंगी। हाँ मेरी बच्ची, तुम बड़ी बनकर पुलिस अफसर बनना। हाँ पिताजी, मैं पुलिस बनकर चोरों को पकड़ूंगी और उन्हें सजा दूंगी। मैं तुम्हें पुलिस अफसर जरूर बनाऊंगा मेरी बच्ची। ऐसा कहकर शिवराम अपना काम करने चला जाता है। अब नंदिनी उस दिन से बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। उसकी पढ़ाई की लगन देख उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं, मगर घर में चोरी हो जाने के कारण जो कमाया वही खाना पड़ता था। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। कभी कभार उनके खाने के लाले भी पड़ा करते थे, मगर वो दोनों वक्त संभाल लेते थे। अब नंदिनी बड़ी हो गई थी। वो कॉलेज में पढ़ने जाने लगी थी। उसकी पढ़ाई का खर्चा करके शिवराम के पास कुछ भी नहीं बचता था, मगर वो काम करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन शिवराम का रास्ते से जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते के लोग शिवराम को अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। तभी पड़ोसी कीर्ति नंदिनी को फोन करके, नंदिनी, मैं कीर्ति बोल रही हूँ। हाँ बोलो कीर्ति, कैसे फोन किया? तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है नंदिनी, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या? मेरे पिताजी का एक्सीडेंट कब हुआ? अभी हुआ है, उन्हें अस्पताल में लेकर गए हैं, तुम जल्दी आओ। हाँ, मैं अभी निकलती हूँ। ऐसा कहकर नंदिनी फोन रख देती है और जल्दी जल्दी घर आने के लिए निकल जाती है। कुछ घंटों में नंदिनी गांव में पहुंच जाती है।
और वो जल्दी जल्दी अस्पताल में पहुंच जाती है। अस्पताल में उसके पिताजी को देख नंदिनी रोने लगती है। क्या हुआ है पिताजी आपको? ऐसे कैसे हुआ? आप उठिए ना। ऐसा कहकर नंदिनी बहुत रोने लगती है। कुछ घंटों बाद शिवराम को होश आ जाता है और नंदिनी को सामने देख शिवराम बहुत खुश हो जाता है। शिवराम के ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने के कारण नंदिनी गांव के जमींदार के यहाँ चली जाती है। नंदिनी जमींदार से, जमींदार जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पिताजी का ऑपरेशन करवाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कितने रुपए चाहिए तुम्हें ऑपरेशन के लिए? मुझे 50,000 रुपए चाहिए जमींदार जी। मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके चुकते कर दूंगी। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगी। आपने मेरी मदद की, इसीलिए मैं आपकी जिंदगी भर ऋणी रहूंगी। नंदिनी जमींदार के पैसों से उसके पिताजी का ऑपरेशन करवाती है। अब कुछ दिनों में शिवराम ठीक होकर घर आ गया। नंदिनी अब लोगों के यहाँ काम करके पैसे कमाया करती थी। उसको काम करते देख शिवराम नंदिनी से, नंदिनी, तुम यहाँ लोगों के यहाँ काम क्यों कर रही हो? तुम्हें कॉलेज नहीं है क्या आज? पिताजी, मैं सोच रही थी कि आपकी तबीयत ठीक हो जाने के बाद मैं कॉलेज चली जाऊंगी। मगर बिटिया, तुम्हारी पढ़ाई भी तो उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये काम तो होता ही रहेगा। पिताजी, मैंने आपके ऑपरेशन के लिए जमींदार से कुछ पैसे कर्ज लिए थे। उन्हें चुकता करने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने चली जाऊंगी। उसकी बातें सुन शिवराम बड़ी सोच में डूब जाता है। तभी शिवराम नंदिनी से, नंदिनी, तुम मेरी वजह से यहाँ मत रुको। मैं वो पैसे चुकते कर दूंगा। और हाँ, तुम्हें पुलिस अफसर ही बनना है। पिताजी, थोड़े दिन बाद मैं पढ़ाई करने जाने ही वाली हूँ और मैं यहाँ रुककर भी पढ़ाई कर ही रही हूँ। ठीक है, तुमने ठान ही लिया है तो ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शिवराम चुप हो जाता है। अब नंदिनी लोगों के यहाँ काम करके अच्छे रुपए कमाया करती थी। कुछ दिनों बाद शिवराम ठीक हो गया। वो फिर से काम करने लगा था। ये देख नंदिनी बहुत खुश हो गई और दोनों बाप बेटी ने जमींदार का कर्जा सिर्फ 6 महीने में चुकता कर दिया। अब नंदिनी कुछ दिनों बाद फिर से पढ़ाई करने कॉलेज चली जाती है। वहाँ वो पुलिस अफसर बनने की तैयारी भी कर लेती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद नंदिनी के पेपर हो गए। नंदिनी अच्छे गुणों से पास हुई थी और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंदिनी प्रथम क्रमांक से पास हुई थी। ये देख शिवराम बहुत खुश हो गया था। कुछ दिनों बाद पुलिस का सिलेक्शन हुआ। उसमें मैदानी परीक्षा में नंदिनी पात्र हुई और उसे पुलिस अफसर की पोस्ट मिल गई। नंदिनी अपने पिताजी से, पिताजी, मैं आज पुलिस अफसर बन गई। मेरा सपना आज सच हो गया। बेटी, तुमने मेरा सपना आज सच कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर शिवराम के आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी बेटी आज पुलिस अफसर जो बनी थी। नंदिनी उस शहर की सबसे होनहार और होशियार पुलिस अफसर थी, जो हर बुरे काम रोका करती थी और गुनहगारों को सजा देती थी। शिवराम भी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी व्यतीत करने लगा था। आज शिवराम की मेहनत रंग लाई थी। उसके कष्टों का फल आज उसे मिला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। कठिन समय में धैर्य से काम लेना चाहिए और अथक परिश्रम करने चाहिए। एक छोटे गांव में प्रिया, मीरा, राधा नाम की 3 बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया और मीरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी और राधा दिखने में साधारण थी। तीनों के अलग अलग विचार थे। उनमें से एक मीरा, जिसे स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैगजीन पढ़ना और बड़े बड़े सपने देखना उसे पसंद था। दूसरी थी प्रिया, जिसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मजाक मस्ती, घूमना फिरना, पार्टी, ये सब उसे बहुत पसंद था। तीसरी थी राधा, जिसे स्कूल जाना, पढ़ाई करना, माँ की सहायता करना, दूसरों की हमेशा मदद करना पसंद था। एक दिन माँ मीरा से, मीरा, यहाँ जरा मेरी मदद करो। नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरा जन्म छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं हुआ है। और अभी तो मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। अरे कभी तो मदद कर दिया करो। आज नहीं तो कल शादी के बाद सबको काम करना ही पड़ता है। क्या शादी के बाद माँ? मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, जैसे कि मैगजीन में दिखाते हैं। फिर तो मेरे घर में नौकर चाकर होंगे
तो मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी और मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाऊंगी। फिर भी बेटा कभी कभी काम किया करो। माँ बस भी करो अभी। माँ मेरे लिए आप बहुत अमीर लड़का चुनना ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। मीरा वहाँ से चली जाती है और शादी की बात सुनते ही प्रिया अपनी माँ के पास आकर, माँ आप मेरे लिए ना बहुत ही हैंडसम, ऊंचा और जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा ऐसा लड़का ढूंढना। हाँ तुम्हें भी अच्छा लड़का ही ढूंढ लूंगी, लेकिन काम में हाथ मत लगाना। तुम दोनों की दोनों एक जैसी ही हो, ना पढ़ाई में अव्वल और ना काम में। तुम दोनों को तो सिर्फ मैगजीन मूवी जाना इतना ही पता है। तभी माँ को गुस्सा आता देखकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और राधा वहाँ पहुँचती है। माँ क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूँ? अरे नहीं बेटा, तुम बहुत थक चुकी होगी, तुम आराम करो। तुम अपने बहनों जैसी थोड़ी ना हो जो दिन भर मजाक मस्ती, सोना उठना, मन चाहा करना। तू तो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। अभी अभी तो आई है, थोड़ी देर बात कर लेना। माँ मैं इतना काम पूरा कर लेती हूँ और फिर आराम कर लूँगी। राधा और माँ अपना काम पूरा कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब तीनों बहनें अनाथ हो चुकी थी। वो बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी माँ उनके यहाँ आती है और उन सबको उनके मनपसंद लड़कों से मिलवाती है। मीरा और प्रिया को बहुत अच्छा घर मिलता है और राधा को एक बहुत ही गरीब इंसान मिलता है। राधा ये सब देखकर बूढ़ी माँ से, मेरे नसीब में ऐसा क्यों है माँ? राधा तुम्हें बहुत जल्द ही पता चलेगा कि तुम्हारे नसीब में ये क्यों है। शादी के बाद मीरा का अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना, बड़े बड़े होटल्स में रहना, ये सब चल रहा था। तो दूसरी ओर प्रिया पार्टीज करना, मूवी जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये तो और ज़ोरों से चल रहा था। तीसरी ओर राधा अपने पति के साथ बहुत मेहनत कर रही थी। 2-3 साल बाद मीरा रोते हुए प्रिया को फ़ोन लगाती है और उसे मदद मांगने लगती है। प्रिया देखो ना, मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आज हमारे घर पुलिस आई थी। मेरे पति ने बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और इसीलिए पुलिस ने हमारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। दीदी मैं खुद आपको फ़ोन करने वाली थी। आज तक मुझे भी लगता था हैंडसम पति हो और मूवी देखना, पार्टीज करना मतलब ज़िंदगी की सारी खुशियाँ बटोरना है, लेकिन ये सिर्फ शान और शौकत की चीज़ है। मेरा पति मुझे 1 महीने पहले ही छोड़कर दूसरी लड़की के पास चला गया है। 1 महीने से मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फ़ोन पर बातें करते वक्त उन्हें अपनी माँ की बातें याद आती है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें हमेशा बताती थी कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम करो। अब दोनों बहनें मिलकर राधा के पास जाने का फैसला करती है। दोनों राधा के यहाँ जाती है और देखती है राधा अब बहुत ही बड़े घर में अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रही थी। मीरा दीदी, प्रिया दीदी, आप दोनों एक साथ आइए। बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आई। बहुत साल बीत गए, हम सब मिल ही नहीं पाए थे। अब मीरा और प्रिया दोनों ही राधा को अपनी अपनी कहानी बताना शुरू करती है। राधा सब सुन लेती है और राधा अपनी बहनों से, दीदी जो हुआ सो हुआ, अब आप लोग माँ के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कीजिए। मीरा और प्रिया दोनों भी अपनी छोटी बहन राधा के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं और राधा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऊपर से सुंदर दिखने वाली हर चीज अच्छी ही होती है ऐसा नहीं होता, इसीलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। एक सुंदरपुर नाम के गांव में शारदा अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। शारदा का पति गुजर जाने के बाद शारदा ने अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की थी। शारदा का बड़ा बेटा संजय शहर में नौकरी किया करता था। वो हर महीने पैसे अपनी माँ और बहन को भेजा करता था। रमा कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो बहुत होशियार थी। एक दिन संजय एक लड़की को अपनी माँ से मिलवाने के लिए गांव लेकर आया। माँ तुम कहाँ हो? अरे संजय, अचानक कैसे आना हुआ? और ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है बेटा? माँ ये सरला है। मैं और सरला एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दूसरे को हम बहुत पसंद करते हैं माँ,
इसलिए हम जल्द ही शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, मुझे ये शादी मंजूर है। ऐसा कहकर संजय और सरला ने शारदा का आशीर्वाद लिया। तभी शारदा सभी के लिए खाना बनाती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सरला संजय से, संजय ये क्या खाना है? हमारे घरों में कितना अच्छा खाना होता है। गांव में ऐसा ही खाना बनता है सरला। मुझे तो ऐसा खाना गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। तुम खाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। संजय भी थोड़ा बहुत खाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। सरला और संजय उसी दिन शहर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों में सरला और संजय शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में उसकी माँ और बहन भी शामिल होते हैं, मगर सरला को वो गरीब होने के कारण पसंद नहीं आते। थोड़े दिनों बाद शारदा अपनी बेटी रमा के साथ अपने गांव चली आती है। गांव जाते ही शारदा काम करने लग जाती है। तभी गांव का एक आदमी शारदा से, अरे शारदा बहन, अब तो तुम्हारे बेटे की शादी भी हो गई है। बेटा और बहू दोनों भी कमाते हैं, फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? भाई साहब, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकूंगी। हाँ बहन, हमारी जिम्मेदारियां कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है। अब शारदा लोगों के यहाँ मजदूरी करके कुछ पैसे रमा की शादी के लिए जमा कर रही थी। ऐसे में ही एक दिन शारदा को बहुत तेज बुखार आता है। शारदा का बुखार इतना होता है कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। अस्पताल में भर्ती करवाने की वजह से अस्पताल का बिल बहुत आया। ये देख रमा बहुत चिंता में पड़ जाती है। तभी रमा संजय को फोन करती है तो सरला फोन उठाती है। हेलो भैया, मैं रमा बोल रही हूँ। मैं सरला बोल रही हूँ। रमा, कहो कैसे फोन किया था? भाभी, माँ को बहुत तेज बुखार है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। अगर आप भैया को बताएगी तो वो मेरी कुछ मदद कर देंगे। यहाँ तुम्हें क्या धर्मशाला दिखाई दे रही है क्या? जब चाहा तब फोन करके पैसे मांग रही हो। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था भाभी, मुझे सब पता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। आइंदा से यहाँ फोन मत करना। ठीक है भाभी। ऐसा कहकर सरला फोन रख देती है और रमा को मन ही मन बहुत कोसती है। इधर रमा अपने माँ का इलाज उसके जमा किए हुए पैसों से करती है। अब कुछ दिनों बाद शारदा ठीक होकर घर वापस आ जाती है। तब उन दोनों के पास थोड़े पैसे थे। उसमें से रमा ने घर का थोड़ा सामान लाया और खाना बनाने लगी। तभी रमा खुद ही मन में, अब माँ ने और काम किया तो माँ और बीमार पड़ सकती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रमा कुछ करने का सोचती है। तभी उसकी सहेली शमा वहाँ आ जाती है। शमा रमा से, रमा, इतना क्या सोच रही हो कि मैं घर में आई और तुम्हें पता भी नहीं चला? मुझे कुछ काम करना है शमा। माँ से अब काम नहीं होगा और मैं उन्हें कुछ करने भी नहीं दूंगी। रमा, तुम रोटियां कितनी अच्छी बनाती हो, क्यों ना तुम रोटियां बनाकर बेचो? हाँ शमा, तुम सच कह रही हो। मैं रोटियां बनाकर बेचूंगी तो मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। रमा अगले दिन बाजार में गर्मा गर्म रोटी बनाकर बेचने लगती है। कुछ लोग रोटियों की खुशबू सूंघ वहां आते हैं। तभी रमा लोगों से, आओ आओ, गर्मा गर्म रोटी ले लो, गरम और ताजी रोटी ले लो। रमा ऐसे कह रही थी। तभी रमा के पास उसकी दोस्त सोनाली आ जाती है। सोनाली रमा से, रमा, तुम ऐसे रोटियां बनाकर बेच क्यों रही हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज से मैं ये काम करूंगी, रोटियां बनाकर बेचूंगी। ये अच्छा विचार है रमा, मुझे 2 रोटियां दे दो। हाँ, अभी देती हूँ। ऐसा कहकर रमा सोनाली को 2 रोटियां देती है। सोनाली रमा को 15 रुपए दे देती है। उसकी रोटी की खुशबू सूंघ बहुत से लोग उसके दुकान पर आते हैं और रोटी खरीदना शुरू करते हैं। रमा की रोटियां इतनी मुलायम होती है कि लोग उसकी रोटियां खरीद लेते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब रमा बहुत मेहनत करके रोटियां बनाती और बाजार में बेचा करती थी। एक दिन बड़े होटल का मालिक रमा के पास आकर, क्या आप ही हो रोटी बनाने वाली रमा? हाँ, मैं ही हूँ रमा। कहिए, क्या काम था? जी, मेरा होटल है, मैं आपको रोटियों की ऑर्डर देने आया हूँ। क्या आप मेरा ऑर्डर पूरा करके देगी? कितनी रोटियां चाहिए आपको हर रोज के लिए? मुझे 100 रोटियां सुबह और 100 रोटियां शाम को चाहिए। क्या आप ये ऑर्डर दे पाएंगी? हाँ, मैं सुबह और शाम रोटियां आपको पहुंचा दूंगी। आप मुझे आपका होटल का पता दे दीजिए। ये लीजिए मेरा कार्ड, कल से आप रोटियां लेकर आना। ठीक है साहब,
धन्यवाद। ऐसा कहकर होटल मालिक वहां से चला जाता है। रमा घर जाते ही ये खुशखबरी अपने माँ को सुनाती है। माँ, मुझे आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। एक होटल मालिक ने मुझे रोटियां बनाने की ऑर्डर दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में रमा, ये तो बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैं जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। मुझे सुबह और शाम रोटियां भी बनानी है। हाँ रमा, चलो मैं भी तुम्हें मदद कर देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा रमा के साथ सब काम जल्दी जल्दी खत्म कर डालती है। अगले दिन रमा जल्दी उठकर 100 रोटियां बनाती है और होटल में जाकर डिलीवरी देकर आती है। उसकी रोटियां खाकर ग्राहक बड़े खुश होते हैं। तब से रमा की रोटियां बहुत अच्छी तरह से बेची जाने लगी थी। अब रमा को एक होटल के साथ साथ बहुत सारे ऑर्डर आने लगे थे। रमा खुद का काम बहुत अच्छी तरह से करने लगी थी। उसका काम देखकर ग्राहक बहुत खुश थे। अब रमा की आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी। रमा ने अपने साथ गांव की कुछ औरतों को काम में शामिल कर लिया था और उनके साथ काम करके अपनी डिलीवरी पूरी किया करती थी। रमा की रोटियां अब बहुत फेमस बन गई थी। उसकी वजह से रमा ने उसका बिजनेस ऑनलाइन भी कर दिया था। रमा को अब काम से बहुत पैसे मिल रहे थे। अब रमा ने घर के साथ साथ लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी थी। लोगों को रोजगार दिलवाया था। उसके नाम के चर्चे अब गांव-गांव में जाने लगे थे। एक दिन रमा का भाई संजय को ये सारी बातें पता चलती है। वो रमा और अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से, माँ, मुझे रमा की तरक्की देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ संजय, मेरी रमा ने अपना फर्ज तो निभाया, साथ में खुद भी अपने पैरों पर खड़ी रही है। हाँ माँ, उसने खुद से ही सब किया है। तुम तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भूल गए थे संजय, मगर मेरी रमा अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस लिए आए हो यहाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं मेरी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगनी है तो मेरी नहीं, अपनी बहन की मांगो। ऐसा कहकर शारदा वहां से चली जाती है। संजय रमा के पास आकर, रमा, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, मुझे जब जरूरत थी तब आप मेरे काम नहीं आए। आज मेरी परिस्थिति अच्छी देखी तो आपको आपकी गलती का एहसास हुआ। रमा, मुझे सच में माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है भैया, मैंने आपको माफ कर दिया। आज से आप माँ का दिल कभी नहीं दुखाओगे। हाँ रमा, हम दोनों माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। रमा, तुमने मुझे माफ तो किया ना? हाँ भैया। ऐसा कहकर संजय और रमा गले लग जाते हैं। ये सब देख शारदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रमा का बिजनेस भी अच्छी तरह से चलने लगा था। रमा अपने काम के दम पर करोड़पति बन गई थी और उसकी तरक्की देख गांव की लड़कियां प्रेरित हो रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम को लगन से करना चाहिए। मेहनत करने वाला हमेशा सफल होता है, इसीलिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए।